सो टैबुलर अप्रोच में क्या होता है? Tabular approach to price setting involves different prices and volumes of sales being presented in a table. अभी याद है हम ये सारा काम कर रहे थे। अभी हम जो ये सब देख रहे थे, कहाँ हो गया? ये कि इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड होगी, इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड होगी, याद है? तो यू कैन से काइंड ऑफ द सेम थिंग टैबुलर अप्रोच में, सही है? When data is in the exam is given in tabular form, there is no indication about demand function, simple linear relationship. There is no simple linear relationship between output and profit. Tabular approach is likely to best define optimum profit associated with selling price. Then it makes sense to calculate the profit for each price वगैरह 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 डायरेक्ट सवाल से देखते हैं। अब इस सवाल में क्या कह रहे हैं? XYZ Limited is a car manufacturer introducing a new type of car in the market. आप दोनों सुन रहे हो मुझे? स्क्रीन रुकी हुई है। स्क्रीन रुकी हुई है? हाँ चल गई, अब चल गई। चल गई? जी पर्सन आ गया सामने? यस। सही है। फातिमा आप भी सुन रही हो? सही है। सो XY लिमिटेड इज अ कार मैन्युफैक्चरर, नई कोई गाड़ी है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, वेयर देयर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता था? वो वाला जिसमें कंपटीशन कम होता है ना। कंपटीशन खराब होता था। मतलब इन शॉर्ट किसी की हो सकता है मोनोपोली हो। हमने वो सब पढ़ा था ना, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, या तो एक ही प्लेयर को पूरी मार्केट को रूल कर रहा है, या तो एक तीन चार मिलकर रूल कर रहे हैं, याद है? तो एक imperfect competition है। So that to sell more units of output, it must reduce the selling price of all the units if it sells. अगर तो इसको और ज़्यादा यूनिट सेल करने हैं तो उसके लिए उसको सेलिंग प्राइस कम करनी पड़ेगी। वही सिंपल कि आप प्राइस कम करोगे तो डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सही है? तो उन्होंने नीचे डेटा दिया हुआ है। ये डेटा बहुत सिंपल है कि भाई अगर $50 की प्राइस है तो एक यूनिट की डिमांड है, और कॉस्ट आपकी कितनी है? टोटल कॉस्ट 44। सही है? ऐसे लेट सपोज अगर हम 50 चार्ज ना करें, हम कितना चार्ज करें? लेट सपोज भाई हम 30 चार्ज कर लेते हैं, चलो 32 चार्ज कर लेते हैं। 32 अगर हमारी सेलिंग प्राइस हम रखेंगे तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइस कम कर दी, तो डिमांड बढ़ के 7 हो गई। और इस डिमांड पे और इस लेवल पे ओवरऑल हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? सी, ये टोटल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। सही है? इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। ये आपको ओवरऑल कॉस्ट लिख के दी हुई है। और इस लेवल पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? $122। यहाँ तक क्लियर है दोनों को? यस। ठीक है। अब रिक्वायर्ड क्या है? ये टेबल वैसे तो हम एग्जाम में तो बनाने को नहीं आएगा, बट अगर ये टेबल हम बना लें चलो, तो हमारा क्या होगा? टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? सिर्फ एक 50 के लिए या 44 के लिए कर लेते हैं, और बाकी ऊपर वाले और नीचे वालों का वैसे ही सिमिलर होगा। 44 के लिए बताओ आप कि अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रहा दिस वन, अगर हम $44 चार्ज कर रहे हैं तो हमारी प्राइस हो गई 44, तो हमारी डिमांड कितनी है? 3 यूनिट्स की, और हमारी ओवरऑल टोटल कॉस्ट कितनी है? $71 की। अब जल्दी से अगर हम इसी डेटा को लेते हुए 44 वाला वो फिल करें, तो सी $44 अगर प्राइस है, डिमांड 3 यूनिट्स की है, तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना होगा? मल्टीप्लाई 132। 132, ये हमारा आ गया टोटल रेवेन्यू। सही है? मार्जिनल रेवेन्यू हमें नहीं पता, इसके लिए हमें ये पिछला रेवेन्यू चाहिए।
इससे 1 यूनिट कम वाला रेवेन्यू चाहिए, ताकि हम इन दोनों को कंपेयर करें एंड देन हम यहाँ पे रखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज। तो इसको भी छोड़ देते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी होगी उन्होंने दी हुई है ऊपर, 44 वाले लेवल के लिए टोटल कॉस्ट कितनी है 71। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 71। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है ये भी हमें नहीं पता, क्यों? मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा इसका, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है उमर? पहले मुझे मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब बताओ। कि मतलब प्राइस के रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है हमारे प्राइस और क्वांटिटी के लिहाज से, किसके मतलब कंपैरिजन में, किससे कंपेयर करते एक हैं? एक यूनिट की कंपैरिजन में। हाँ, तो अभी मैं 3 यूनिट्स के लिए वर्किंग कर रहा हूँ, तो मैं इसको 2 से कंपेयर करूंगा या 4 से कंपेयर करूंगा? 2 से। 2 से कंपेयर करूंगा। फातिमा, आपको बात समझ आई कि 2 से कंपेयर क्यों करूंगा? Yes. क्यों करूंगा कंपेयर 2 से? क्योंकि मुझे देखना होता है कि 1 यूनिट एडिशनल बढ़ने पे कितना मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। सही है, इमेजिन अगर मेरा 2 में रेवेन्यू था $100, लाइक 2 का भी हम रेवेन्यू कैलकुलेट कर ही लेते हैं। चलो इसका जरा मुझे बताओ, 47 की अगर हमारी प्राइस है तो 2 यूनिट की डिमांड है। फातिमा आप बताओ टोटल रेवेन्यू कितना होगा इसमें? 94. 94। तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना बन रहा है फातिमा, आप ही बताना जरा। 38. 38। सही है, तो ये 38 हमारा 3 के आगे आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम 2 यूनिट सेल कर रहे हैं, हमने $47 की प्राइस रखी हुई है, तो सिर्फ 2 यूनिट्स की डिमांड है, तो हमारा ओवरऑल रेवेन्यू 94 हो रहा है। जैसे ही हमने प्राइस में $3 कम किए, 44 की प्राइस, तो डिमांड 1 यूनिट से बढ़ गई। उस वजह से हमारा ओवरऑल रेवेन्यू जंप करके 132 पे आ गया। तो इस 1 यूनिट, लाइक ये $3 का चेंज करने की वजह से 1 यूनिट की डिमांड बढ़ी, और इस थर्ड यूनिट पे जो चेंज हुआ है वो $38 का रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हुआ है इस 1 यूनिट पे, इस लेवल पे। बात समझ आ गई? क्लियर? यस। सही है। फातिमा आपको भी क्लियर है? Yes. अच्छा, अब मुझे ज़रा इस 47 वाले के लिए अगर हम वर्किंग कर ही रहे हैं, तो मुझे ज़रा इसकी मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी, इसकी टोटल कॉस्ट भी कोई बताएगा? यहाँ ऊपर लिखी हुई है कि इस लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी होगी हमारी, कितनी है? 56। 56। फातिमा आपको समझ आया 56 कहाँ से आया? जी. तो हमारी यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 56। तो मार्जिनल कॉस्ट में क्या आएगा? मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई इसका मतलब? 70 इसका डिफरेंस हो जाएगी दोनों की कॉस्ट का। हाँ बिल्कुल। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई हुई ये तकरीबन 5 और 10, $15। सही है। इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई क्यों नहीं हुआ कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है सेम होती है? वो भी अभी आएगा, अभी आएगा, अभी स्लो स्लो अच्छा। चलते हैं, देखता हूँ, बताता हूँ। ओके ओके। तो मार्जिनल कॉस्ट समझ आ गई $15। फातिमा आप बताना जरा कि ये मार्जिनल कॉस्ट कैसे आई? 56 minus 71 जो भी चेंज हुआ. हाँ, तो 56 और 71 क्या थे हमारे Total cost थी एट डिफरेंट लेवल्स? of activity. Different सही levels है। of output. तो हमारी जब हम 2 यूनिट्स की डिमांड थी तो हमारी कॉस्ट कितनी थी 56। 3 यूनिट्स पे वो कॉस्ट इंक्रीज होकर 71 हो गई। Okay. तो प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट के लिए हम रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इज जस्ट द चेंज। सही है, तो उसको मतलब उसको आप कॉस्ट मत समझ लेना कि ये हमारा रेवेन्यू है, ये हमारी कॉस्ट है। इसको रेवेन्यू या कॉस्ट मत समझ लेना, दिस इज चेंज इन रेवेन्यू एंड चेंज इन कॉस्ट, फर्क है। सही है, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे। 132 माइनस 71 कितनी आएगी? 61। 61 का हमारा प्रॉफिट हो गया। सही है, अब ये वाला प्रॉफिट फातिमा आप मुझे बताओ। 94 माइनस 56, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। 38.
30 38. 38 सही है। अब ऐसे ही हमें सबके लिए शुरू से लेके आखिर तक करना होगा, सही है। और अब मैं कर नहीं रहा पूरा, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ है, मुझे सिर्फ ये बताना था कि टेबल बना कैसे। तो अगर आप ये देखो, हमने कौन सा किया था, 44 वाला, तो क्या वैल्यूज अलाइंड है? बस आप ये देख लो, 132 38 132 38 71 15 61 71 15 61, सही है। तो हमारा सारा काम ठीक है। ऐसे ही हमें पूरा टेबल कंप्लीट करना है। बात समझ आ गई? यस। अब ये पूरा टेबल बना हुआ है। इसमें अब उमर आपकी वाली बात आएगी कि टोटल रेवेन्यू, आपने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू वाली बात। अच्छा, कल मैंने फातिमा आपको एक बात बताई थी कि अगर तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट वाला सिनेरियो मिल जाए तो दिस इज आइडियल, है ना? लेकिन अगर हमें जी कोई ऐसा सिनेरियो ना मिले तो फिर हम क्या देखेंगे, याद है? फिर हम क्या देखेंगे कि द लीस्ट वैल्यू वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, याद है? या द लीस्ट वन। तो इन दोनों, इस पूरे टेबल के अंदर, पिक्चर के अंदर आप मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू देखो, और आप शुरू से शुरू करते हैं। शुरू के दो, उमर आप मुझे बताओ, शुरू के दो में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना है और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 50 और 44। तो हमें फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? यस। ठीक है, सही है। इसके बाद और 44 और 12। इसमें भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्यों? देखो, एक बात समझना, यहाँ पे जो हमने मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट की थी, आप मुझे ज़रा ये बात बताओ कि ये 44 यूनिट्स वाला जो लेवल है, सॉरी $44 वाला और 3 यूनिट्स वाला, इस लेवल की हम्म। बात कर रहा हूँ। इस लेवल पे जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है और मार्जिनल कॉस्ट है, ये क्या बताता है? फातिमा, आप बताओगी कि $38 क्या बताता है? आप इसको एक्सप्लेन करो, $38 है क्या? basically the change in the revenue per unit, the quantity, like कितना change आ रहा है revenue में as we are producing more and more यस, from one unit to the next. यस। तो इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट की वजह से ओवरऑल हमारे रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, कितना चेंज हुआ, सही है? क्लियर है? यस। ऐसे ही 15 क्या है, उमर आप बताओ। कॉस्ट का इंक्रीज है पर यूनिट इंक्रीज होने से। सही है। 1 यूनिट इंक्रीज होने की वजह से कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ, सही है। यस। अब मुझे ये बताओ, अगर हम 2 यूनिट्स बना रहे थे और अगर अब हम 2 की जगह 3 यूनिट्स बनाएंगे, तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है 38 से और कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 15 से। तो क्या हम 2 से 3 पे आए या ना आए? हमें फायदा हो रहा है 2 से 3 पे जंप करने में या नहीं हो रहा? हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये एक सेकंड रुको, क्यों हो रहा है ये फातिमा बताएंगी। मुझे समझ आ गई कि आप क्या जवाब दोगे। फातिमा, अब हम्म। आपकी बारी। हमें 2 यूनिट से 3 यूनिट्स पे आने में फायदा हो रहा है और वी विल जंप और वी विल डू इट, एंड बट व्हाई? कैसा फायदा हो कैसे रहा है? हाउ कैन यू से दैट? Because हमारा revenue increase हो रहा है. नहीं नहीं, ये क्लियर नहीं है, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, डिटेल्ड। Because $38 हमारा revenue increase हो रहा है. और सिर्फ रेवेन्यू की बेस पर डिसीजन थोड़ी लेते हैं, कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। जब 1 यूनिट ज्यादा बनाते हैं तो सिर्फ रेवेन्यू इंक्रीज होता है, कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती। होता है, होती है. तो या रेवेन्यू कितने से इंक्रीज हो रहा है और कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो रहा है, आप उसको कंपेयर करोगे। ओके ठीक है. रेवेन्यू जब तक कॉस्ट से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तब तक ठीक है, सही है। जब तक ओके मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, तब तक हमें फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रहा है और हमारी कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ रही। बात क्लियर है? यस। लेकिन
हमारा आइडियल सिनेरियो क्या है, जहाँ पे दोनों बराबर हो। हम्म, सही है, तो ये पॉइंट भी अच्छा है, ये पॉइंट सबसे अच्छा है इनफैक्ट। सही है। आइडियल यस सिनेरियो है कि जहाँ पे दोनों बराबर हो, लेकिन अगर हमें आइडियल सिनेरियो नहीं मिल रहा, हमें ऐसी कोई पिक्चर नहीं मिल रही जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर आ जाए, कोई हमें ऐसा लेवल नहीं मिल रहा, तो उसमें हम कहाँ पे कौन सा पॉइंट पकड़ेंगे? द लीस्ट वन, जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर हो मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, बिल्कुल वो वाला पॉइंट जो, जिसका अगला जो है ना वो फिर उल्टा हो जाएगा, जिसके अगले में फिर मार्जिनल रेवेन्यू नीचे चला जाए मार्जिनल कॉस्ट से, हम उससे बिल्कुल एक पॉइंट पहले वाला वो पकड़ लेंगे। मैं समझाता हूँ अभी कैसे। तो इन शॉर्ट इस सिचुएशन में तो हमें फायदा हो रहा है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और कॉस्ट इंक्रीज हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही। ठीक है। यस अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे किसी भी एक लेवल पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर मिल रही है? आइडियल केस सिनेरियो, क्या किसी भी एक पॉइंट नहीं पे हमें ऐसा मिल रहा है? देख लो, पहले पॉइंट पे बराबर नहीं है, दूसरे पे भी नहीं है, तीसरे पे भी नहीं है, 15 और 38, चौथे पे, पांचवा, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। सही है। अब हम क्या करेंगे? देखो, यस इक्वल वाला आइडियल केस सिनेरियो था, वो हमें नहीं मिला, तो हम अच्छा मुझे ये बताओ, अब हम किस पे जाएंगे? मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। अब हम इस वाले सिनेरियो नंबर 2 पे चले जाएंगे कि चलो यार, इस लॉजिक को अप्लाई कर लेते हैं फिर, कि चलो एटलीस्ट मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू में जो इंक्रीज आ रहा है वो हमारी कॉस्ट में इंक्रीज से ज्यादा होना चाहिए, तो हम ये वाली लॉजिक पकड़ लेते हैं। क्लियर है दोनों को? यस फातिमा, आपको क्लियर है? Yes. गुड। तो अब इस ओवरऑल इसमें मुझे बताओ कि ये कहाँ तक ठीक बैठ रहा है, लाइक किन किन लेवल्स तक हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट? वो कौन सा लेवल है जिसके बाद ये सिनेरियो बदल गया? जहाँ पे प्राइस 32 जहाँ पे प्राइस 32 है, मतलब आप कह रहे हो इस वाले लेवल तक। प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया वो प्रॉफिट बढ़ना या कम होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो, 8 और 9 तो हमारे लिए बिल्कुल फीजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है। यस सही है। सही सही लेकिन ऊपर के जो लेवल्स हैं वो हमारे लिए फीजिबल हैं। लेकिन अब वैसे ही मैं आपको एक और एडिशनल बात बता रहा हूँ कि आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको प्रॉफिट के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। हम्म, कैसे? देखो, जब मेरा 47 का लेवल है तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 38। 47 पे कितना प्रॉफिट है? 38। 38 और जब मैं एक पॉइंट जंप कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है 38 से, और मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 15 से, तो मुझे नेट बेनिफिट कितने का हो रहा है? फातिमा बताएंगी। जब मैं 2 के बजाय 3 यूनिट्स पे आ रहा हूँ तो मुझे नेट बेनिफिट कितने का हो रहा है? जल्दी से। Benefit? You mean profit? जब मैं 2 से 3 यूनिट पे आ रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट कितने का हो रहा है ओवरऑल? Okay. 38 minus 50. जी, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है 38 से, कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है 15 से, $23 का। तो मुझे $23 से बेनिफिट हो रहा है, राइट? एक यूनिट ऐड करने की वजह से। सही है। तो 2 यूनिट्स के लेवल पे मेरा प्रॉफिट कितना था? 38 तो मुझे एक यूनिट और ऐड करने की वजह से मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 38 से और मेरी कॉस्ट इंक्रीज हुई 15 से, तो मुझे नेट बेनिफिट मिला 23 का। यस तो ये देखो, प्रॉफिट में 23 ऐड करो तो 38 के अंदर 23 ऐड करो, 61 होना 61 चाहिए। यस बात समझ आई? हम्म फातिमा, आपको समझ आई जी। कि 2 यूनिट्स के लेवल पे हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा था? 38 का। जब हमने एक यूनिट और बनाया, हम 3 पे चले गए और हमारी प्राइस वगैरह चेंज हुई ओवरऑल, तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ एक यूनिट और करने की वजह से 38 से,
लेकिन मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई 15 से, तो मुझे नेट 1 यूनिट और ऐड करने का फायदा कितने डॉलर्स का हुआ, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट और बनाने से? $23 का नेट। एक तरीके से मेरा प्रॉफिट इतने डॉलर से इंक्रीज हो जाना चाहिए 2 के बजाय 3 यूनिट्स पे आने पे। बात क्लियर है? यस 2 पे मेरा Yes. प्रॉफिट कितना था? 38। तो मेरे 38 के अंदर वो 23 का इंक्रीमेंटल जो नेट बेनिफिट है वो आया, तो 61 मेरा प्रॉफिट है इस लेवल पे, थर्ड लेवल पे। सही है। खैर, तो हाँ, हम बात क्या करते हैं कि फीजिबिलिटी और उस सब की। तो अगर देखा जाए, खैर तो पॉइंट नंबर 1 से लेके 7 तक हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, हमारी वाली लॉजिक अप्लाई हो रही है। क्लियर है? यस अब इन पॉइंट्स में भी हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, हम कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे कि कितनी सेलिंग प्राइस रखें, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। ये फातिमा आप बताओगी, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था, मतलब आपको मैंने बताया था द लीस्ट वन विच इज ग्रेटर, जिसके बाद अगला वाला विल बी स्मॉलर। कौन सा पॉइंट होना चाहिए इन टॉप 7 में से? Wait, whenever the marginal cost is lower than the marginal revenue should be greater than the marginal cost. हाँ, And if we talk about in the last three, जो सबसे ज़्यादा least, or like सबसे ज़्यादा closest to, I can say the least or the closest, it's 14. गुड। सो यू आर सेइंग कि थर्ड लास्ट इज द वन विच वी शुड गो विद? I think so, yes. यस, Highlight भी हुआ हुआ है. यस, थर्ड लास्ट इज द वन विच वी शुड गो विद। व्हाई? बिकॉज इसका अगला वाला सी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। इसकी अगले सिनेरियो में मार्जिनल रेवेन्यू विल बी लेसर देन मार्जिनल कॉस्ट, सो दिस इज द लीस्ट वन विच इज ग्रेटर। बात क्लियर है? यस तो इसीलिए हम इस वाले के साथ जाएंगे, एंड हमारी प्राइस हम कितनी चार्ज करेंगे? $32। और अगर आप प्रॉफिट भी देखो तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसी के अंदर आपको नजर आ रहा है। इसके बाद आपका प्रॉफिट डिक्रीज होना शुरू हो गया। इसके बाद आपका प्रॉफिट क्यों डिक्रीज हो रहा है, ये भी फातिमा बताएंगी। 7 से 8 पे जाते हुए हमारा प्रॉफिट डिक्रीज क्यों हो गया? जी, because हमारी marginal cost is greater than our marginal revenue. गुड। इसलिए तो we're कॉस्ट going ज्यादा into a इंक्रीज हो loss. गई और रेवेन्यू कम इंक्रीज हुआ, तो $5 का हमें नेट इफेक्ट डेंट पड़ा, राइट? हमें हमें हिट हुई $5 से, वही $5 से सी रेवेन्यू कम हो रहा है। हमारा कॉस्ट इंक्रीज हुई 13 से और हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ सिर्फ 8 से, तो 5 का तो हमें नुकसान हो गया उल्टा 7 से 8 पे जाने में, और वही 5 का नुकसान सी प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रॉफिट 102 से कम होकर 97 हो गया। बात क्लियर है? तो हमारे लिए ऑप्टिमम पॉइंट इस तरीके से कौन सा बन गया? 32 वाली प्राइस वाला। बात क्लियर है? यस सही है। अब आगे अगर चलें, अब यही सारी बातें इन्होंने बताई हुई हैं, इसको अब आगे चल सकते हैं। अच्छा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स टोटल कॉस्ट फंक्शन, ये आप लोगों को पता है? ये तो आप लोग F2 से पढ़ते हुए आ रहे हो। यस y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a क्या होता है? वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। b होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और c, ओ ये मैंने x कर दिया, हाँ x ही है ना, हाँ। और x क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स। सही है। और y क्या होती है? टोटल कॉस्ट। तो आपकी टोटल कॉस्ट हमेशा किसी भी सिनेरियो में क्या होगी? आपकी बराबर होगी आपके फिक्स्ड कॉस्ट के प्लस आपकी वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। बात क्लियर? यस गुड। फातिमा आपको भी क्लियर? Yes. तो इसकी तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको पता है। ये वाला ग्राफ भी आता है, याद है कि कॉस्ट आपकी शुरू ही थोड़ा ऊपर से हो रही है। कॉस्ट थोड़ा ऊपर से क्यों शुरू हो रही है? क्योंकि ये सारा एरिया है, ये फिक्स्ड कॉस्ट का एरिया है।
एंड यहाँ से ऊपर जो है वो आपको वेरिएबल कॉस्ट लेके जा रही है। सही है। और ये जो लाइन यस। है ये टोटल कॉस्ट की लाइन हो गई, इसमें दोनों चीजें एडेड है, फिक्स्ड कॉस्ट भी एडेड है और वेरिएबल कॉस्ट भी एडेड है। तो इस पे मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। कॉस्ट इक्वेशन इंक्लूडिंग वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट्स, अब ज़रा ये देख लेते हैं। सप्लायर्स ऑफन ऑफर डिस्काउंट टू इनकरेज द परचेज ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो वेंडर्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी पे डिस्काउंट दे देते हैं, बल्क परचेजिंग डिस्काउंट जिसको कहते हैं, कि ज़्यादा यूनिट खरीदोगे तो ओवरऑल अमाउंट कम कर देंगे। जो मैंने लॉजिक अप्लाई कर ली थी शुरू में, याद है, गलती से, जब हमने चैप्टर शुरू किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। So, where volume-based discounts are offered, the total cost equation can be derived for each volume range. जहाँ पे ये आपका volume based discount काम करता है, वहाँ पे आपकी total cost equation can be derived for each volume range. And what is that? For example, this. देखो, अब देखो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग प्राइस वो ऑफर कर रहा है, सही है, हमारा जो भी सप्लायर है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी फिक्स्ड है 250,000, लेकिन अब हम अगर खरीदने जा रहे हैं सामान, समझो हम सामान खरीद रहे हैं, सही है, तो वी आर द परचेजर्स, हम क्या हैं, हम क्या हैं, परचेजर्स। हम परचेजर्स हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट हमारी दी हुई है, सप्लायर की नहीं है, सही है, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 250,000। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि भाई $6 पर यूनिट है अगर तो 5,000 यूनिट्स तक का हम सामान खरीदते हैं, लेकिन अगर 5,000 से ऊपर जाते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इक्वेशन बड़ी सिंपल सी, अब तो समझ सकते हो, y इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट a प्लस b क्या थी, वेरिएबल कॉस्ट 6 into for x where x is equal to या less than 500, सॉरी 5,000, जहाँ पे हम 5,000 या उससे कम यूनिट्स खरीदेंगे तो हमें $6 कॉस्ट करेगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अदरवाइज वेरिएबल टोटल कॉस्ट इज अगेन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 5.4x, अगर तो x हम 5,000 से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, if x is greater than 5,000, because हम 10% डिस्काउंट मिला ना। अब फातिमा आप मुझे बताओ कि ये 6 और 5.4 कहाँ से आया। फातिमा, जी। ये 6 और 5.4 कहाँ से आया। 6 वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसलिए along with x I'm gonna write 6, सही है, और 5.4 5.4 is like the discounted price. गुड। तो हम अगर 5,000 यूनिट से कम ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें $6 पर यूनिट पे मिल रहा है सामान, तो इसलिए हमने 6 ले ली, इक्वल टू या लेस देन 5,000 में। और अगर हम 5,000 से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो हमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट के बाद जो सप्लायर हमें चार्ज कर रहा है दैट इज 5.4, 6 सेलिंग प्राइस थी इंटू 0.9 विच इज 5.4, 10% डिस्काउंटेड वैल्यू। उमर क्लियर है। यस। ऐसे इसके लिए भी इक्वेशन बना सकते हो, कोई मुश्किल तो नहीं है, यस। बिल्कुल ऊपर की देख के इक्वेशन बनेगी, तो आप दोनों मुझे बता के बता देना बना के, सही है। ओके। अब इंक्रीजिंग सेल्स एंड प्रोडक्शन लेवल, when an opportunity to increase sales and production level arises in a business, the key question to answer is, will the increased contribution generated by the increased sales exceed any additional fixed cost that will be incurred as a result of increased sales level। देखो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हम किस चीज से कवर करते हैं, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से कवर करते हैं। फातिमा, डू यू एग्री। Yeah, I do. अब अगर मेरे पास लेट्स सपोज एक प्रपोजल आए और मुझे कोई नया बिजनेस कोलैबोरेट करने को कहे, और वो कहे कि भाई हम मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और ऑब्वियसली उसकी वजह से प्रोडक्शन और सेल्स वगैरह ओवरऑल आपकी भी इंक्रीज होगी हमारी भी इंक्रीज होगी।
तो मैं कहता हूँ ठीक है चलो, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी बहुत बड़ी-बड़ी, सही है? मुझे मशीन खरीदनी पड़ेगी वगैरह-वगैरह, लेबर हायर करनी पड़ेगी, मतलब एम्प्लॉइज़, फिक्स्ड सैलरी वाले एम्प्लॉइज़। मुझे एक नया वेयरहाउस लेना पड़ेगा रेंट पे, उसकी यूटिलिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें। तो मेरी इन शॉर्ट फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। दोनों वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। इतना क्लियर है दोनों को? यस। अब देखो वो बात क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो आपका इंक्रीज़ इन कंट्रीब्यूशन होगा, आपको ये देखना होगा कि मैं नया काम करूँ, शुरू नहीं करूँ। इसके लिए आप क्या चेक करोगे? आप अपनी इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करोगे इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट से। मतलब बात क्या हुई? फातिमा एक बात आप बताओ कि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? Selling price minus the variable cost. इसका मतलब कंट्रीब्यूशन तक आते-आते हम वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं। ठीक है बात? Hmm. Hmm. मतलब कंट्रीब्यूशन जब हमारे पास आ गई, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कवर हो चुकी है। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट? अब हमें क्या यस। देखना है? Yes. कंट्रीब्यूशन में से क्या कवर करना रह चुका होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब भी मैं कोई ऐसा नया प्रोडक्शन या ये सब का डिसीजन ले रहा हूँगा, तो मैं कंपेयर करूँगा अपनी इंक्रीमेंटल एडिशनल कंट्रीब्यूशन को अपनी इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट से। मैं देखूंगा कि यार मेरी कंट्रीब्यूशन कितने डॉलर से बढ़ेगी अगर तो मैं ये डिसीजन ले लेता हूँ फैक्ट्री लगाने का, और साथ ही साथ मेरी फिक्स कॉस्ट कितने डॉलर से बढ़ेगी। अगर तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ रही है और फिक्स कॉस्ट कम बढ़ रही है, तो क्या है, मुझे फ़ायदा है या नुकसान है? नुकसान। नहीं, मुझे फ़ायदा है। फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है नहीं और नहीं कंट्रीब्यूशन कम। नहीं नहीं, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट कम बढ़ रही है, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मुझे फ़ायदा है, राइट? जी। फातिमा आपको क्लियर है? कंट्रीब्यूशन से जी. हमें क्या कवर करना होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हो चुकी होती है उस टाइम पे कवर, कंट्रीब्यूशन तक आते आते। तो इन शॉर्ट मुझे कंट्रीब्यूशन में से फिर फिक्स्ड कॉस्ट ही देखना है कि भाई मेरी, ऑब्वियसली मैं नई मशीनरी लगा रहा हूँ, नई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, नई सेल्स करूंगा, तो मेरी कंट्रीब्यूशन कुछ एडिशनल आएगी ना इस डिसीजन की वजह से। दैट विल बी माय इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। बात क्लियर? और वही सारी मशीनरी Yeah. और ये सब यूटिलिटीज और रेंट और ये सारे वेयरहाउस, उसकी फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हुई होगी, सिर्फ सेल्स तो नहीं बढ़ी होगी। नया सामान जो बना के सेल किया है वो फ्री में तो नहीं हुआ होगा, उसकी कॉस्ट भी तो लगी होगी ना। तो वेरिएबल कॉस्ट तो हम कवर जी. कर चुके हैं कंट्रीब्यूशन तक आते आते। अब रह गई है सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम ये देखेंगे कि भाई एडिशनल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है या एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है इंक्रीमेंटल एवज से। अगर हमें नज़र आ रहा है कि यार फिक्स्ड कॉस्ट लेट्स सपोज $30 से इंक्रीज हो रही है और कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रही है $50 से, तो फातिमा आप बताओ क्या मैं ये डिसीजन ले लूंगा प्रोडक्शन करने का या मैं रुक जाऊंगा? I think you should I take this should. decision. Why should I? Yeah. Because your contribution is $50 increasing and then your incremental fixed cost is like just $30. गुड। तो फिर तो कम है. कंट्रीब्यूशन को कंपेयर मैं टोटल कॉस्ट से नहीं करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट से कंपेयर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कवर हो चुकी होती है ऑलरेडी, कंट्रीब्यूशन तक आते आते वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो चुकी होती है, राइट? तो मैं कंट्रीब्यूशन को सिर्फ फिक्स कॉस्ट से ही कंपेयर करूंगा। ये मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि कल को अगर उन्होंने इंक्रीमेंटल टोटल कॉस्ट दे दी तो आप उससे कंपेयर करके गलत डिसीजन ना ले लो। आपने कंट्रीब्यूशन को इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट से ही कंपेयर करना है। बात क्लियर है? और इन दिस यस। सिनेरियो हमें डिसीजन ले लेना चाहिए, गुड, हमारे फायदे में। और अगर वाइस वर्सा होता तो हम ना करते। ठीक है, अब जरा इस डिसीजन स्टैंडिंग में जरा आप दोनों बताओ कि क्या करना चाहिए।
An नहीं करना opportunity चाहिए एक्सेप्ट। arises, हमारी सेल $10,000 से इंक्रीज हो जाएगी. Selling price of additional units is $10 and variable cost of additional units is $6. और फिक्स कॉस्ट हमारी इंक्रीज होगी $50,000 से. तो उमर आप कह रहे हो नहीं करना चाहिए. यस। फातिमा मुझे पता है इसके पीछे एक वर्किंग है. फातिमा आप क्या कहती हो? थोड़ी सी वर्किंग करनी है इसके पीछे. कंट्रीब्यूशन 4,000 से इंक्रीज हो रही है या 4,000 है 4 नहीं 40 और फिक्स कॉस्ट 40,000 है. yes ओके. 4 into और 10,000. फिक्स कॉस्ट 50,000 है तो फिर तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो फिर डोंट टेक दिस. गुड. तो इसलिए हम नहीं करेंगे. उमर आपका भी यही था रीजन? यस। सही है. कंट्रीब्यूशन हमारी 10 - 6 $4 से इंक्रीज हो रही है और 10,000 यूनिट्स हम सेल करेंगे तो हमारी इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन इज ओनली 40,000 और कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 50 से फिक्स्ड कॉस्ट. तो हमें नुकसान हो रहा है. कंट्रीब्यूशन कम बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है. वी वोंट गो फॉर इट. इसको एक सेकेंड जरा लेट मी सी. Company produces focus for next financial year, attempt to increase profit, launch an advertising campaign. चलो इसको देख लेते हैं. देखो एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जिसका ओवरऑल फोरकास्ट दिया हुआ है अगले एक साल का कि अगले एक साल में हमारा क्या हमारी फोरकास्ट है, हमें क्या लग रहा है क्या होगा. तो एक 100,000 यूनिट्स वी विल सेल फॉर $8 पर यूनिट. तो हमारी ओवरऑल सेल्स कितनी हो गई? 800,000. वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो गई 300,000 और 200,000 मटेरियल एंड लेबर. सही है. तो इसको आप कह सकते हो एट $3 पर यूनिट एंड एट $2 पर यूनिट. सही है. तो हमारी ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट हो गई 500,000. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये हमारी कंट्रीब्यूशन हो गई. सही है. पर यूनिट कंट्रीब्यूशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. 8 - 3 - 2 ये भी आपको $3 ही मिलेगी और टोटलिटी पे ही आ गई. यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस। सही है. या 300 हमारी कंट्रीब्यूशन हो गई. इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है 150 तो वो हमने माइनस कर दी. हमारा प्रॉफिट बच गया 150. तो ये तो हमारी फोरकास्टेड फिगर्स हैं अगले एक साल के लिए. उन्होंने हमें 2 प्रपोजल्स दिए हैं कि हम उनके उनको दिल चाह रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बढ़ के कर सकते हैं. तो लेट्स सी के किस सिनेरियो में हमारा क्या पिक्चर क्रिएट होगी एंड देन उसके हिसाब से वी विल डिसाइड. One of the proposal is to launch an advertising campaign costing $14,000. कि एक कैंपेन लॉन्च करते हैं $14,000 की, जिसका मतलब ये एक एडिशनल कॉस्ट आ गई आपके पास. डिसीजन लेंगे तो ये कॉस्ट आ जाएगी, डिसीजन नहीं लेंगे तो ये कॉस्ट नहीं लगेगी. सही है. सो दिस इज एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट. क्लियर? इसकी वजह से हो गया क्या? सेल्स हमारी इंक्रीज होके 150 यूनिट्स हो जाएगी. 150,000 यूनिट्स जो कि अभी 100 थी. सी अभी हम 100,000 यूनिट सेल कर रहे थे. अभी इंक्रीज होके 15,000 हो जाएगी. लेकिन हमें प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी $7 पे. प्राइस विल हैव टू बी रिड्यूस्ड टू $7. अभी हमारी प्राइस कितनी थी? 8. अब हमें रिड्यूस करके कितनी करनी पड़ेगी? 7. सही है. तो क्या ये हमारे लिए फीजिबल है कि नहीं? क्या हमारा इससे नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि नहीं? इसके लिए हम एक पिक्चर बना लेते हैं ओवरऑल. ये रही. तो हमारी सेल्स कितनी होगी? हमारे अपडेटेड यूनिट्स कितने थे? 150. लेकिन हमारी सेलिंग प्राइस पहले 8 थी, अब 8 के बजाय कितनी हो गई? 7. तो 150 इंटू 7 ये हमारा ओवरऑल रेवेन्यू हो गया 1050. क्लियर है? यस। फातिमा आपको भी? जी. उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट. अब जितनी यूनिट है उतनी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी. सही है.
क्या इन्होंने हमें इस स्टेटमेंट के अंदर कहीं वेरिएबल कॉस्ट के चेंज का कुछ कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी हमारी मटेरियल और लेबर की कॉस्ट? नहीं। नहीं कहा। तो इसलिए मैं वेरिएबल कॉस्ट को एज इट इज ले रहा हूँ $5 पर यूनिट। $5 कैसे आया? ऐसे आया, $3 फॉर मटेरियल एंड $2 फॉर लेबर। मैंने कंबाइन कर दिया सिर्फ। सही है। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? $750। तो मेरी कंट्रीब्यूशन ये बची, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट पहले कितनी थी? पहले मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 1,50,000। 150,000। फातिमा, अब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होके 164 हो गई। क्यों हो गई? कैन यू टेल मी द रीजन बिहाइंड इट? The reason why it became 164, 150 से 164 क्यों हो गई? maybe because कौन सी पार्ट बी का आप पूछ रहे हैं या पार्ट ए? पार्ट ए कर रहे हैं हम, बी हमने शुरू नहीं किया भाई। ओके, तो फिर तो बिकॉज वी आर एडवर्टाइजिंग, सो दैट्स व्हाई। तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारी $14,000 से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और एडवर्टाइजमेंट फिक्स्ड कॉस्ट होती है। सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इट इज एन ओवरहेड। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 150 से 164 हो गई। हमारा ओवरऑल नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 136। पहले हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था? 150। अब हमारा 150। प्रॉफिट कितना बन रहा है अगर हमने डिसीजन ले लिया? 136। तो क्या हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या हमें एडवर्टाइजमेंट करके सेलिंग कॉस्ट और ये सब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सेलिंग प्राइस वगैरह नहीं कम करनी करना चाहिए? चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पहले प्रॉफिट 150 मिल रहा था और अब 136 मिल रहा है, तो पहले ही खुश रहना चाहिए था हमें। सही है। यस। फातिमा, आपको भी क्लियर? यस। अब पार्ट बी कर रहे हैं और पार्ट बी फातिमा रीड करेंगी। चलो भाई, स्टार्ट रीडिंग लाउड। Okay, to produce some components at present purchased from the suppliers. Okay, this will reduce material cost by 20%, but will increase the fixed cost by 72,000. तो मतलब क्या हुआ? हम कुछ components बनाने के लिए कुछ components अगर बनाने हैं, नहीं, हाँ, कुछ components अगर प्रोड्यूस करने हैं तो उसकी वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट 20% डिक्रीज होगी और फिक्स कॉस्ट हमारी इंक्रीज होगी 72,000 से। अब इसका रीजन समझना आप दोनों। कहना ये चाह रहे हैं ये लोग कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ कंपोनेंट हम बाहर से खरीदते हैं बना बनाया, ठीक है। हम ये प्लान कर रहे हैं कि वो अब हम इन हाउस खुद बनाने लग जाए। सही है, बात क्लियर है? यस। यस। लेकिन जब हम इन हाउस कुछ बनाने लग जाएंगे, अभी हम बाहर से खरीद रहे हैं, अब हम बाहर से खरीदना बंद कर देंगे और इन हाउस बनाने लग जाएंगे, तो इसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस क्यों हो रही है? बाहर से हम महंगे खरीद रहे होंगे। हाँ, फातिमा है कि चली गई? वेट, No, I'm here. ओके। सो हमारी मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस क्यों हो रही है? क्योंकि हो सकता है हम बाहर से महंगा खरीदते थे और अब हम इन हाउस बनाएंगे तो हमारी पर यूनिट पर कंपोनेंट कॉस्ट हमें ऑब्वियसली कम पड़ेगी, राइट? सही है। बाहर से जिससे हम खरीद रहे थे वो प्रॉफिट रख के सेल करता था, अब हम जो खुद बनाएंगे तो हमें तो सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट मिलेगा ना, हम तो कॉस्ट टू कॉस्ट बनाएंगे अपने लिए, हम कोई अपने आप से ही प्रॉफिट चार्ज थोड़ी करेंगे। तो इसलिए मटेरियल कॉस्ट तो कम हो जाएगी हमारी। यहाँ तक बात क्लियर है फातिमा? आपको भी, उमर आपको भी? यस। Yes. लेकिन हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। और फिक्स कॉस्ट क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इन हाउस कोई चीज बनाओगे, आप उसके लिए पूरा प्लांट लगाओगे, उस प्लांट की डिप्रिसिएशन, आप एम्प्लॉइज हायर करोगे, वेयर हाउस बनाओगे वगैरह वगैरह, तो आपकी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी इस वजह से। सही है।
अब इस प्रपोजल को अगर हम रखें तो इसमें सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट चेंज करनी है हमें और फिक्स कॉस्ट चेंज करनी है, बाकी सब ये ओरिजिनल वाले सिनेरियो के हिसाब से रहेगा। सही है, ये ओरिजिनल वाला सिनेरियो, मेन सिनेरियो हमारा ये है। ये हमारे दो पॉसिबल प्रपोजल्स थे जिनको हम एक एक करके असेस कर रहे थे। तो अब अगर हम पार्ट बी की बात करें तो अल्लाह आपका भला करे, इसके हम आगे खुद ही कर लेते हैं। उन्होंने पीछे वो वर्डिंग में बात की भी है, लेकिन बेहतर है कि हम कैलकुलेशन से कर लें। तो हमारी सेल्स क्या होगी? हमारी सेल्स तो 800 ही होगी, क्योंकि सेल्स के बारे में तो कोई चेंज उन्होंने नहीं कहा ना हमें, उन्होंने सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट का बताया और फिक्स कॉस्ट का बताया है, राइट? तो हम वही 100,000 यूनिट सेल करेंगे, $8 का एक यूनिट सेल होगा, $800,000 की सेल्स हो जाएगी। सही है। मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे 300 है, अब कितनी हो जाएगी? अब कितनी हो जाएगी अगर कोई मुझे बता सके? 240 240। और 240 कैसे आ रही है ये फातिमा बताएंगी। 300 से 240 कैसे हो गई मटेरियल कॉस्ट हमारी? Percentage decrease 300 into 20%, फिर minus that value. सही है। तो $240 हमारी मटेरियल कॉस्ट हो गई 20% डिक्रीज होके, और लेबर की कॉस्ट ऐसे ही रही क्योंकि लेबर के बारे में उन्होंने आपको कुछ भी चेंज करने को नहीं कहा। हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई? हमारी कंट्रीब्यूशन हो गई $360। सही है। और फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारी, अब ये वाली हम नहीं लेंगे, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी अपडेट हुई है। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई है? इंक्रीज बाय 72। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो गई $72 से, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 150 के बजाय एवरेज से 222 हो गई शायद, है ना? यस हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 222। तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना बचा पीछे? $138 138। तो क्या हमें ये ऑप्शन परसू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। फातिमा, डू यू एग्री? Yes. और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सी इस ऑप्शन में दो चीज़ें हो रही हैं। एक हमें कॉस्ट सेविंग मिल रही है, अब थोड़ा मैं एनालिसिस टाइप की बात कर रहा हूँ। देखो, एक हमें कॉस्ट सेविंग मिल रही है जो हमें मटेरियल कॉस्ट में मिल रही है। मटेरियल कॉस्ट सेविंग। हमें कॉस्ट सेविंग कितनी मिल रही है? देखो, हमारी मटेरियल कॉस्ट को कंपेयर करो, ओरिजिनल और न्यू, कितना डिफरेंस मिल रहा है हमें कॉस्ट में? 60,000 60,000 से हमें कॉस्ट सेविंग हो रही है। फातिमा, डू यू एग्री? Yes. 60,000 की हमारे पास कॉस्ट सेविंग है, और हमारी कॉस्ट इंक्रीज भी हो रही है। जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, और वो कितना है? 72। तो 72,000 से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो देखो, ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना, सेविंग के कंपैरिजन में इंक्रीज ज्यादा है। कितने डॉलर से इंक्रीज ज्यादा है? 12,000। 12,000 हमें नेट समझो लॉस हो रहा है $12,000 का। बात क्लियर है? और यही 12,000 का लॉस जो है आपके प्रॉफिट में देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपका प्रॉफिट 150 से कम होके 138 हो गया, $12,000 से कम हो गया प्रॉफिट। सही है। तो इसलिए हम इस ऑप्शन को परसू नहीं करेंगे। आप दोनों को क्लियर? यस Yeah. Neither proposal should be accepted। सी वो भी यही कह रहे हैं कि इसमें भी आपकी जो reduces variable cost that is 60 but the increase is 72, so none of the proposals should be accepted। दोनों proposals बेकार हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। Now, cost plus pricing। Many businesses adopt simple cost plus pricing technique। कॉस्ट पर प्राइसिंग क्या होती है कि आप अपनी कॉस्ट देखते हो और उसमें आप एक मार्जिन या मार्कअप वगैरह एक परसेंटेज ऐड कर देते हो, दैट बिकम्स योर प्राइस। सही है।
मार्कअप और मार्जिन का डिफरेंस आप दोनों को पता है? पता होना ही चाहिए। यस। Yeah. सही है। और इसके अलावा विच कॉस्ट टू यूज, ये छोड़ दो आप, ये हम सारा जो है ना फिट करते हुए देख लेंगे। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगा डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस में भी अगर मुझे एक मेन डिसएडवांटेज मिल जाए जो मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा मुझे। चलो खैर, एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं दो तीन, और दो तीन डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं मोटे मोटे। एडवांटेजेस क्या हैं? सिंपल टू कैलकुलेट इफ कॉस्ट्स आर नोन। सिंपल, कॉस्टली परसेंटेज ऐड की, खत्म। इसको आप डेलीगेट कर सकते हो, छोटों को भी दे सकते हो, राइट? छोटों को बोल दो कि ये काम तुम कर दो। और मेन करेज, अगर आपकी प्राइस इंक्रीज होती है तो वो किस वजह से इंक्रीज होगी? क्योंकि आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आप तो परसेंटेज कॉस्ट पे लगा रहे हो ना, सीधी सीधी। तो यू कैन जस्टिफाई कि भाई कॉस्ट इंक्रीज हो गई, इस वजह से प्राइस इंक्रीज हो गई। जैसे पाकिस्तान में होता नहीं है, आप कोई भी सामान लेने जाओ, जैसे सब्जी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, अगर महंगा हो गया होता है तो वो क्या कहते हैं, पीछे से महंगा आ रहा है, राइट? पीछे से इंक्रीज हो गई कॉस्ट, तो वो ये वाली लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस वगैरह अगर देख लो, नो अटेम्प्ट टू स्टैब्लिश ऑप्टिमम प्राइसिंग। ऑप्टिमम प्राइसिंग अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि हर प्राइस लेवल पे अलग अलग डिमांड लेवल होता है। तो देखो वो इस रिलेशनशिप को भी इग्नोर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जब रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहे हैं तो ये वाली वर्किंग करके जो हम एक ऑप्टिमम प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं इतनी देर से, वो ये लोग वो चीज़ भी नहीं कर रहे। सिंपल सिंपल कॉस्ट उठाई, प्राइस रख दी। अब हो सकता है इनकी प्राइस बेचारी ऐसी हो जिस पे इनको रेवेन्यू कम मिल रहा हो, अगर ये प्राइस थोड़ी सी चेंज करें तो जो डिमांड में चेंज आए उसके साथ उस वजह से इनका ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हो जाए, हो सकता है ये हो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्योंकि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में आप देखते ही नहीं हो, इतना दिमाग ही नहीं लगाते, तो आपको पता ही नहीं है कि आप ऑप्टिमम ऑप्टिमम प्राइसिंग आपने की हुई है या नहीं की हुई। क्या आप प्राइस को थोड़ा कम या ज़्यादा करो तो उसकी वजह से आपका ओवरऑल रेवेन्यू या प्रॉफिट थोड़ा और इंक्रीज हो जाए, वो लोग इस डेप्थ में जा ही नहीं रहे। क्लियर? यस। इसके अलावा फिर ये जो कॉस्ट है वो जो परसेंटेज हम लगा रहे हैं वो किस पे लगानी चाहिए? वो फुल कॉस्ट पे लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे लगा रहे हैं, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट पे लगा रहे हैं कि उसका 1% हम प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे, या फुल कॉस्ट मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स एवरीथिंग, या फिर सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट, या फिर सिर्फ हम जो परसेंटेज लगा रहे हैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे लगा रहे हैं? क्योंकि अपनी मर्जी होती है, लाइक आप किसी भी एक उसको ले लो और उसका एक परसेंटेज आप अपनी कॉस्ट में ऐड कर लो। लाइक आप अपनी जो परसेंटेज लेते हो प्रॉफिट के लिए ऐड करने के लिए, वो आप वेरिएबल कॉस्ट का भी 1% एज्यूम कर सकते हो कि हमारी जितनी भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी प्रोडक्ट के अंदर उसका 1% हमारा प्रॉफिट होगा। या फिक्स कॉस्ट को भी आप ले सकते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी ले सकते हो, टोटल कॉस्ट पे भी ले सकते हो। खैर चलो ये देख लेते हैं, या बल्कि एक सेकंड, इसके बाद मैं ज़रा देख लूँ आगे क्या क्या बचा है। वेट 1 सेकंड। तो ये क्वेश्चन वाज अ वेरी इजी वन। आगे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम करना चाहें, कैन वी डू दिस?